नमस्कार, मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद से। हम अकाउंटिंग मेथड्स की स्टडी कर रहे हैं। अकाउंटिंग मेथड जो है एमकॉम 4th सेमेस्टर का ग्रुप डी का पहला प्रश्न पत्र, चौथा प्रश्न पत्र है यह। और हम इसमें यूनिट 1 इकाई 1 के अपूर्ण लेखे पद्धति, अपूर्ण लेखे के अंतर्गत हम लेक्चर के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। अपूर्ण लेखों एवं एकल प्रविष्टि प्रणाली से खातों को तैयार करना। हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में गणना विधि सीखी थी कि पूंजी की गणना कैसे की जाती है, अंतिम पूंजी और प्रारंभिक पूंजी की गणना कैसे की जाती है, और उसके पश्चात लाभ हानि की गणना की जाती है। अर्थात एकल प्रविष्टि प्रणाली में पहले पूंजी की गणना की जाती है, उसके पश्चात बाद में लाभ हानि की गणना की जाती है। इसलिए अब हम पूंजी की गणना का एक ऐसा प्रश्न स्टडी करेंगे जिसमें कुछ समायोजन भी होगा। कुछ समायोजनों के साथ हमको पूंजी की गणना करनी है। आपको जानकारी होगा ही कि समायोजनों की प्रविष्टि अंतिम पूंजी की गणना अर्थात अंतिम अवस्था विवरण में किया जाता है। आइए, एक प्रश्न है हमारे पास जिसको हम पूंजी की गणना करना सीखते हैं। ये आपको एक प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये प्रश्न बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। श्री सुरेश अपनी पुस्तकें एकल प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखता है। जिस सुरेश है वो अपनी प्रविष्टि के अनुसार जो एकल प्रविष्टि रखता है उनकी स्थिति आपको दर्शाई गई है। प्रश्न में संपत्ति दायित्व और 2 कॉलम हैं, जिसमें पहला कॉलम है 1 अप्रैल 2007 को स्थिति और दूसरा कॉलम है 31 मार्च 2008 की स्थिति प्रदर्शित है। और संपत्तियों और दायित्व का जो विवरण है उसको पूरा एक साथ नोट किया हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है, सबसे पहले हाथ में रोकड़ लिखा हुआ है, कैश इन हैंड लिखा है 1 अप्रैल को 6000 और 31 मार्च को 9000। वैसा ही बैंक में रोकड़ लिखा हुआ है 1 अप्रैल को 1,740 और 31 मार्च को 28,600 रुपये। नेक्स्ट स्कंध लिखा हुआ है 1 तारीख को, 1 अप्रैल को स्कंध है 1 अप्रैल 2007 को 1,12,800 और 31 मार्च को स्कंध है 87,600। नेक्स्ट देनदार लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2007 को 61,500 और 31 मार्च 2008 को 87,400 का देनदार है। और प्रश्न में लेनदार दिया हुआ है 61,140 और 31 मार्च का 87,000। वैसे ही प्राप्य पत्र 14,000 और 11,000। नेक्स्ट देय विपत्र 8,000 है 1 तारीख को और 31 मार्च को देय विपत्र नील है। नेक्स्ट फर्नीचर 1 तारीख को फर्नीचर है 5,000 का और 31 तारीख को फर्नीचर है फिर 5,000 का, ना ही वृद्धि ना ही कमी। लेकिन अब इस प्रश्न में समायोजन है। प्रश्न में लिखा है कि वर्ष में उसने व्यापार से 1,30,000 रुपये निकाले हैं, अर्थात यह आहरण है, जिनमें से उसने व्यापार के लिए 1,12,000 रुपये का ट्रक खरीद दिया। 1,12,000 का ट्रक व्यापार के लिए खरीदा है। निम्न समायोजन करने के पश्चात उसका 31 मार्च 2008 का चिट्ठा या स्थिति विवरण बनाइए तथा वर्ष का लाभ बताइए। समायोजन नंबर 1 है, फर्नीचर पर 10% वार्षिक और ट्रक पर 20% वार्षिक की दर से मूल्यह्रास लगाना है। मूल्यह्रास अवक्षण लगाइए। समायोजन नंबर 2, 2400 रुपये का अशुद्ध ऋण अपलिखित कीजिए। समायोजन नंबर 3, संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से प्रावधान कीजिए। इन तीनों समायोजनों के पश्चात आपको दोनों पूंजी, प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी की गणना करनी है। याद रहे, हम सबसे पहले करेंगे प्रारंभिक पूंजी की गणना, जो कि हम ये 1 अप्रैल 2007 को जो इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं, सिर्फ इतने ही इन्फॉर्मेशन से हम प्रारंभिक पूंजी अर्थात पूंजी की गणना करेंगे और अवस्था विवरण बनाएंगे 1 अप्रैल 2007 को। तो देखिए, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको हल करना है। सबसे पहले हम
सॉल्यूशन के लिए हमको सबसे पहले हेडिंग लिखना है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अर्थात प्रारंभिक पूंजी की गणना। इसके लिए हमको बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ श्री सुरेश। श्री सुरेश का अवस्था विवरण और हम तारीख लिखेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2007। 1 अप्रैल 2007 के लिए हमको अवस्था विवरण बनाना है श्री सुरेश जी का। अवस्था विवरण में 4 कॉलम होता है, दायित्व, राशि, संपत्ति और राशि। और जो इन्फॉर्मेशन 1 अप्रैल 2007 का है उसी इन्फॉर्मेशन से दायित्व को दायित्व पक्ष में और संपत्ति को संपत्ति पक्ष में आपको एंट्री करनी है। देखिए इस तरीके से आप हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़, प्राप्य विपत्र, देनदार, स्कंध और फर्नीचर, जो 1 तारीख की जितनी भी संपत्तियां थी उसको आपने संपत्ति पक्ष में लिख लिया है और दायित्व पक्ष में आपको देय विपत्र और लेनदार, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स को लिख लेना है। इन दोनों को लिखने के बाद आप इस अवस्था विवरण को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर आपका आंसर आएगा 2,30,900 रुपए का एक आंसर आएगा। इसे हम कहेंगे पूंजी। इसको हम लिखते हैं पूंजी लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखा आता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज अर्थात संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखना है आपको कि ये बैलेंसिंग फिगर है। और इस अवस्था विवरण का टोटल आया 3,40,000। तो ये 2,30,900 रुपए ये हमारा पहला आंसर है। यह प्रारंभिक पूंजी है। अब हम इसी तरह से सेकंड आंसर शुरू करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। आपको क्लोजिंग कैपिटल अर्थात अंतिम पूंजी की गणना करनी है। उसके लिए आपको फिर से एक अवस्था विवरण बनाना होगा। श्री सुरेश का अवस्था विवरण एज ऑन 31 मार्च 2008 यानी 31 मार्च 2008 के लिए बनाना है और इन्फॉर्मेशन जो 31 मार्च का इन्फॉर्मेशन है उसी को ही आपको लेना है। दायित्व राशि, संपत्ति और राशि, इन 4 कॉलम्स में आपको उन अमाउंट्स को नोट करना है। पर ध्यान रहे यहाँ पर 31 मार्च का जो अवस्था विवरण है वहाँ पर आपको समायोजन का ध्यान रखना है। आपको समायोजन की पूरी प्रविष्टि सही समायोजन सहित करनी है। तो हमने दायित्व साइड सबसे पहले लिख दिया लेनदार जो कि कितना था 87,000 का लेनदार था, इसको हमने दायित्व पक्ष में लिखा। और संपत्ति पक्ष में हम 1 बाय 1 संपत्तियों को नोट करेंगे। तो सबसे पहले 31 मार्च का जो हाथ में रोकड़ है वह 9,000 है। हाथ में रोकड़ 9,000, बैंक में रोकड़ 28,600, प्राप्य पत्र है 11,000। ये हमने प्रविष्टि किया है। देखिए आप प्रश्न में जाके इसकी प्रविष्टि देख सकते हैं। ये प्रविष्टि आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो ये प्राप्य पत्र 11,000 है और हाथ में रोकड़ 9,000, बैंक में रोकड़ 28,600। इस प्रविष्टि को हमने वहां पर 31 मार्च की अवस्था विवरण में किया है। इसी तरह के हम और भी आगे इंफॉर्मेशन आगे भी एंट्री करेंगे वहीं पर संपत्ति में, जो कि इस तरीके से है। देनदार, आपके प्रश्न में देनदार लिखा हुआ था 87,400 जो कि 31 मार्च 2008 के लिए देनदार है 87,400। उसमें सबसे पहले हम समायोजन से अशुद्ध ऋण घटाएंगे। अशुद्ध ऋण 2,400 रुपए था। 2,400 घटाने पर आंसर आया 85,000। इसको इनर में लिखना है क्योंकि इसके बाद संदिग्ध ऋण प्रावधान 5% आपको घटानी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, ये आएगा आपका 85,000 रुपए का। ये जो 85,000 है इसका आप 5% निकालेंगे तो आएगा 4,250 और इसको आप घटा के आउटर में ले जाएंगे 80,750 रुपए। 80,750 रुपए की राशि आपकी देनदार है समायोजन के पश्चात। नेक्स्ट 31 तारीख को स्कंध आपको प्रश्न में जो दिया था स्कंध आपने लिख लिया 27,600। फर्नीचर जो दिया था 5,000 को हम इनर में लिखेंगे फर्नीचर को, और फर्नीचर पर हम क्या घटाएंगे हराज। फर्नीचर पर 10% वार्षिक की दर से आपको हरास घटानी है। तो हमने 5,000 में से 500 घटाया तो आउटर आ गया 4,500 रुपए। अब आपके पास 31 मार्च की इंफॉर्मेशन में ट्रक आपको क्वेश्चन में ऊपर नहीं था, लेकिन ट्रक आपने बीच में खरीदा। ट्रक का इंफॉर्मेशन 1,12,000 का ट्रक आपने खरीदा है, तो आपकी स्थिति विवरण में आपके अवस्था विवरण में इसको शो करना पड़ेगा क्योंकि आपने ट्रक को खरीद लिया है और ट्रक को साल के शुरू में नहीं खरीदा था। इस ट्रक को
अगर वर्ष के बीच में खरीदा जाएगा तो उस पर ह्रास घटेगा आधा। यदि उस पर 20% ह्रास रहेगा तो हम यहाँ पर 10% ह्रास काटेंगे, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये जो ट्रक है उसकी तिथि नहीं है प्रश्न में, तो यह माना जाएगा कि ये वर्ष के बीच में कब ट्रक खरीदा गया, इसलिए ट्रक को शो करेंगे। और ट्रक पर 20% वार्षिक ह्रास कहा गया है, तो आप उसका आधा 10% वार्षिक ह्रास लेंगे, अर्थात 1,12,000 का ट्रक पर 11,200 का यानी कि 10% का ही ह्रास आपको घटाना है और आंसर आएगा 1,08,000। ये 10% ह्रास इसलिए काटा गया क्योंकि कभी भी अगर वर्ष के बीच में कोई संपत्ति क्रय की जाती है और उस पर ह्रास, वार्षिक ह्रास का तिथि ना दिया हो, समय ना दिया हो, तो उस पर आधे वर्ष का ह्रास काट लिया जाता है। तो हमने ट्रक पर 20% की जगह पे 10% ह्रास काटा है। इस तरह से हमारे जो अवस्था विवरण है उसके संपत्ति पक्ष का टोटल आया 3,22,250 रुपए, और हमने इसको दायित्व पक्ष में भी लिख दिया 3,22,250। और इसके बाद जो बैलेंस आया, ये आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस कैपिटल, जिसको हम लिखेंगे आंसर है, बैलेंसिंग फिगर है 2,35,250 रुपए। ये जो पूंजी है ये आपके अवस्था विवरण का बैलेंसिंग फिगर है। इसको आप फिर से क्या लिखेंगे, संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और इसको हम कहते हैं पूंजी। अब ये पूंजी 31 मार्च का है, इसलिए अंतिम पूंजी कहलाएगा। इस तरह से आप प्रारंभिक पूंजी निकाले हैं 2,30,900 और अंतिम पूंजी आपने निकाला है 2,35,250। इन दोनों पूंजी के जरिए अब हम लाभ हानि की गणना करेंगे, जो इस तरीके से बनाया जाता है। लाभ हानि की गणना का फॉर्मेट छोटा सा बनेगा, प्रश्न में जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगा उसी के हिसाब से यह बनेगा। तो हम हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ श्री सुरेश फॉर द इंडेड ईयर 31 मार्च 2008। श्री सुरेश के लाभ हानि की गणना 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए। इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, विवरण और राशि। जैसा कि आपको पता है कि इसमें समायोजित पूंजी निकाली जाती है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अंतिम पूंजी लिखनी होती है। अंतिम पूंजी कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2008, क्लोजिंग कैपिटल को हम अंतिम पूंजी कहते हैं। हमने नोट कर लिया अंतिम पूंजी 2,35,250। इसमें हमको आहरण को माइनस करना है, आहरण होगा 18,000। आहरण 18,000 कैसे होगा आप यहाँ देखेंगे। आपने व्यापार से 1,30,000 रुपए निकाला था, ये प्रश्न में लिखा था, उसमें से 1,12,000 का ट्रक हमने किसके लिए खरीद दिया, व्यापार के लिए खरीद दिया। तो एक्चुअल आहरण कितना हुआ, एक्चुअल आहरण हुआ 18,000। तो जब हम पूरा पैसा निकालते हैं और उस पैसे में से व्यापार के लिए खर्च कर देते हैं तो वह पैसा व्यापारिक हो जाता है, बचा पैसा आहरण कहलाता है, जो कि आपके प्रश्न में इस तरह से लिखा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ष में उसने व्यापार से 1,30,000 रुपये निकाला था, ये आहरण था, लेकिन जिसमें से उसने व्यापार के लिए 1,12,000 का ट्रक खरीद दिया था। अर्थात इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारा आहरण पता चलेगा, निकाली गई राशि और व्यापार के लिए खर्च। फिर 2,35,250 में से आहरण को जोड़ेंगे, जो इसको आहरण को जोड़ेंगे हम 1,30,000, तो टोटल आएगा 2,53,250। और 2,53,250 जो समायोजित पूंजी आई है, एडजस्टेड कैपिटल आई है, इसमें से हम प्रारंभिक पूंजी को माइनस कर देते हैं, तो हमारा या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। यदि प्रारंभिक पूंजी कम रहती है तो लाभ आता है, यदि प्रारंभिक पूंजी अधिक रहती है तो हमको हानि होता है। तो इस तरह से 2,53,250 में से 2,30,900 प्रारंभिक पूंजी यानी कि 1 तारीख के अवस्था विवरण का जो आंसर था उसको घटाए हैं, तो हमारा आंसर आया है 22,350 रुपए, जो कि प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2007-8 यानी कि वर्ष 2007-8 वित्तीय वर्ष का लाभ। इस तरह से हम लाभ हानि की गणना कर चुके हैं। लेकिन इस प्रश्न में आपको श्री सुरेश का बैलेंस शीट बनाने कहा गया है, आपको श्री सुरेश की चिट्ठा बनाने को लिए कहा गया है। तो अब हम उसकी चिट्ठा बनाएंगे, जो कि इस तरह से बनेगा।
श्री सुरेश का बैलेंस शीट इस तरह से बनाएंगे हम। बैलेंस शीट ऑफ श्री सुरेश एज ऑन 31 मार्च 2008 31 मार्च के लिए। तो हम इसमें दायित्व राशि और संपत्ति राशि ये 4 कॉलम खींचेंगे। इस 4 कॉलम में सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण कार्य होगा कि दायित्व की साइड जो पूंजी होती है उसकी हम एंट्री करेंगे। तो हमारी पूंजी किस तरह से गणना की जाएगी? सबसे पहले यह चूंकि 31 मार्च का बैलेंस शीट है इसलिए 31 मार्च के क्रेडिटर्स को लिखेंगे। यहाँ पर ये जो क्रेडिटर्स है 87,000 रुपये का लेनदार है, इसे हम लेनदार लिखेंगे 87,000। उसके बाद हम यहाँ पर पूंजी निकालेंगे। जो हम बैलेंस शीट में पूंजी लिखना होता है उस पूंजी की गणना आपको दायित्व पक्ष में करनी होगी और वही फॉर्मेट रहेगा जो कि आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप फॉर्मेट बनाते थे पूंजी की गणना के लिए, वही फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रारंभिक पूंजी। आपने 2,30,900 रुपये की प्रारंभिक पूंजी निकाली थी, यहाँ से व्यापार शुरू किए थे, प्लस उसमें हम जोड़ेंगे शुद्ध लाभ जो कि हमने अभी पिछले कैलकुलेशन में शुद्ध लाभ निकाला है 22,350। तो पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ेंगे तो टोटल हो गया 2,53,250 रुपये का। और उसमें हम फिर आहरण को घटाएंगे क्योंकि आहरण वहाँ पर पूंजी में घटता है, बैलेंस शीट में पूंजी में आहरण घटाया जाता है। तो 2,53,250 में 18,000 रुपये का आहरण को अगर हम माइनस करते हैं तो यह जो 2,35,250 है यह बैलेंस शीट की पूंजी है। और लेनदार और पूंजी, इसके अलावा दायित्व पक्ष में और कोई भी मद नहीं था। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि 31 मार्च का बैलेंस शीट है इसीलिए सारे इन्फॉर्मेशन आपके 31 मार्च का ही इन्फॉर्मेशन इसमें एंट्री होना चाहिए। संपत्ति पक्ष में हम 31 मार्च की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका 1 बाय 1 एंट्री करेंगे। जैसे कि हाथ में रोकड़ 9,000, बैंक में रोकड़ 28,600 31 मार्च का है ये भी। प्राप्य पत्र जो है 11,000, 31 मार्च 2008 का प्राप्य पत्र 11,000। नेक्स्ट देनदार जो था आपका 31 मार्च का 87,400 में से समायोजन का अशुद्ध ऋण 2,400 घटाएंगे। फिर जो 85,000 आएगा उस 85,000 का 5% संदिग्ध ऋण प्रावधान घटाएंगे। ये दोनों समायोजन से दिया जाएगा क्योंकि 31 मार्च के विवरण में समायोजन होता है। फिर हमारा जो देनदार है वह 80,750 रुपये का। नेक्स्ट स्कंध हमारे पास 31 मार्च को स्कंध दिया है 87,600 रुपये का। उसके बाद हम फर्नीचर को नोट करेंगे। 31 मार्च में 5,000 का फर्नीचर था, उसमें 500 का 10% ह्रास लगाकर 4,500 रुपये का फर्नीचर हो गया। और ट्रक जो हमारे पास था जो कि वर्ष के बीच में खरीदा गया था, जो हमने 31 मार्च के अवस्था विवरण में बनाया था वैसे ही यहाँ पर एंट्री करेंगे। इनर में ट्रक को एंट्री करेंगे, उस पर ह्रास घटाएंगे 10% 11,200 रुपये का। तो ट्रक हो गया 1,08,000 रुपये का। हमने यहाँ पर 10% ह्रास क्यों घटाया है यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर से रिपीट कर दूं कि वर्ष के बीच में अगर कोई संपत्ति क्रय की जाती है तो उस पर वार्षिक ह्रास का आधा ह्रास काटा जाता है। तो 20% के जगह पे हमने 10% ह्रास काटा है। इस तरह से आपके बैलेंस शीट का जो टोटल है वह 3,22,250 का जो है वह टोटल आया हुआ है। और आपका बैलेंस शीट में जो पूंजी है वास्तविक पूंजी 2,35,250 रुपये की बैलेंस शीट की पूंजी है। इस तरह से एकल प्रविष्टि प्रणाली की सूचनाओं के आधार पर द्विप्रविष्टि प्रणाली अर्थात बैलेंस शीट बनाने का जो तरीका है उसे इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है। आप इस वीडियो को देखकर इस प्रश्न को समझ सकते हैं और आगे स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।